हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आप देख रहे हैं स्टडी विद एजे और आज मैं पढ़ाने वाली हूँ इंग्लिश ग्रामर। साथ ही मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊँगी बिल्कुल ही बेसिक से, यानी बहुत ही बेसिक लेवल से चलेंगे हम। तो ये सभी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम या सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हम सब जानते हैं लेटर्स के बारे में। तो लेटर्स कितने होते हैं? ए से लेके जेड तक होते हैं और कितने होते हैं? 26 होते हैं, जिसमें 5 वॉवल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ये हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। 5 वॉवल्स होते हैं। वॉवल्स कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। और कॉन्सोनेंट्स बाकी के जो बचे हुए हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। अब हम ये जानेंगे कि इन्हें वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स की कैटेगरी में क्यों डिवाइड किया गया। 26 में से 21 कॉन्सोनेंट क्यों हैं और 5 वॉवल्स ही क्यों हैं? इन्हें इस तरीके से डिवाइड किस बेसिस पे किया गया है? तो वॉवल्स वो होते हैं, यानी कि वे लेटर्स जो अपना साउंड या प्रोनाउंसिएशन देने में सक्षम होते हैं, वो हमारे वॉवल्स हो जाएंगे। और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? वे लेटर्स जो अपना साउंड या प्रोनाउंसिएशन देने में सक्षम नहीं होते हैं, तो वो कॉन्सोनेंट होंगे। जैसे वॉवल्स मैंने आपको बताया कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं। इनकी अपनी साउंड होती है, जबकि कॉन्सोनेंट्स की अपनी साउंड नहीं होती है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा एल, तो किसकी साउंड आ रही है? ए की साउंड आ रही है। तो यानी कि कॉन्सोनेंट्स वो होते हैं जिनकी अपनी साउंड या प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन सुपर टेट में पूछा जा चुका है यहाँ से कि द नंबर ऑफ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स इन इंग्लिश इज इंडिकेटेड रेस्पेक्टिवली बाय। इसमें पूछा गया है कि जो वॉवल और कॉन्सोनेंट साउंड्स का जो नंबर है वो कितना है? 22, ऑप्शन बी 539, ऑप्शन 3 1034 या ऑप्शन डी 2024। तो जो वॉवल और कॉन्सोनेंट दोनों की साउंड होती हैं वो टोटल होती हैं 44। 20 और 24 मिला के 44 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे समझते हैं कि ये कैसे आया। द टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स साउंड्स आर 21 + 3 = 24। अब इसे समझते हैं कि ये 24 कैसे आया है। तो मैंने आपको कॉन्सोनेंट्स की संख्या बताई थी। कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? 21 होते हैं। तो जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं वो उससे 3 अधिक होते हैं, तो ये हो जाते हैं 24। अब ये 3 अधिक कैसे हैं? तो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे इंग्लिश में जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो जैसे आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री, तो कभी हम CH को का से पढ़ते हैं या कभी हम चा से पढ़ते हैं। तो इस तरीके से 3 साउंड्स एक्स्ट्रा बनती हैं और टोटल कितने हो जाते हैं? ये नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स 24 होते हैं। द टोटल नंबर ऑफ वॉवल साउंड्स या फोनेम्स, तो मैंने आपको बताया था वॉवल्स 5 होते हैं और जो साउंड्स होती हैं वॉवल साउंड इसकी 4 गुना होती हैं। तो 5 × 4 करेंगे तो कितना आएगा? 20। तो इसकी साउंड्स कितनी हो जाएंगी? 20 हो जाएंगी। अब इसे समझते हैं कि ये 20 कैसे हुई हैं। तो जो वॉवल्स होते हैं, वॉवल साउंड्स होते हैं, वो 2 टाइप्स के होते हैं, मोनोप्थोंग और डिप्थोंग। साथ में इनका दूसरा नाम भी है, इसको ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मोनोप्थोंग का दूसरा नाम क्या है। तो इसे प्योर वॉवल के नाम से भी जाना जाता है और डिप्थोंग को ग्लाइड वॉवल भी कहा जाता है। हिंदी में समझें तो प्योर वॉवल का मतलब हो जाएगा एकल स्वर और डिप्थोंग का मतलब हो जाएगा संयुक्त स्वर। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। अब ये तो समझ में आ गया कि वॉवल के 2 टाइप्स होते हैं। अब इन्हें समझते हैं डिटेल में कि ये क्या होते हैं। तो जो मोनोप्थोंग, मोनो का मतलब होता है, हमें ये रूट वर्ड्स हैं तो ये आप हमेशा याद रखिएगा। मोनो का मतलब होता है एक, यानी कि सिंगल। ठीक है, अगर बाई या डाई आ जाए तो आप याद रखना इसका मीनिंग होता है 2। बाई या डाई का मीनिंग होगा 2। अगर पॉली आ जाए, पॉली रूट वर्ड आए पॉली, तो उसका मतलब होता है मैनी। तो ये कुछ रूट वर्ड्स हैं। तो यहाँ मोनोथोंग, तो ये हो जाएंगे हमारे एकल स्वर और ये हो जाते हैं संयुक्त स्वर। तो जो इनकी संख्या होती है वो होती है 12 और डिप्थोंग वॉवल्स की होती है संख्या 8। अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, 12 + 8, तो ये हो जाते हैं 20। तो जो वॉवल साउंड्स हैं वो हो जाएंगे 20। तो यहाँ से आपका 44 कैसे निकल के आया?
24 तो कॉन्सोनेंट साउंड्स और 20 वोवेल साउंड्स, तो हो जाएगा 44। तो आपको उम्मीद है इसका आंसर समझ में आ गया होगा कि ये कैसे आया है। आगे हम समझते हैं कि वर्ड्स क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आगे समझते हैं, आगे है वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव कंप्लीट सेंस। इसे समझते हैं, अक्षरों का ऐसा समूह जो कंप्लीट सेंस दे, तो वो हमारा वर्ड कहलाता है। जैसे अक्षरों का समूह लेते हैं हम, लेटर्स लेते हैं, हमने लेटर लिया एफ, ए और एन। अब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, हमें पता है इसका मीनिंग क्या है, पंखा यानी कि फैन। तो ये क्या है, एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, एक मीनिंग निकल कर आ रहा है सेम। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, वर्ड्स कहते हैं। अगर हम कोई भी लेटर ले लें, जैसे ई, एफ, के, एल, तो इसका कोई मीनिंग निकल के नहीं आ रहा, तो ये वर्ड्स नहीं है। ठीक है, आगे समझते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड अ सेंटेंस। सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं वाक्य। वाक्य, तो वाक्य क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जो क्या दे, सार्थक अर्थ दे, यानी एक कंप्लीट मीनिंग दे, तो वो क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, तो ये क्या है, पूरा कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। तो अब हम समझते हैं कि सेंटेंस के लिए कौन सी योग्यता का होना ज़रूरी है। तो वाक्य वही होगा जिसमें एक कर्ता होगा और एक क्रिया होगी, यानी कि वर्ब होगी। तो एक सेंटेंस के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है, सब्जेक्ट और वर्ब होना ज़रूरी होता है। नोटबुक में नोट डाल के लिख लीजिएगा कि सेंटेंस की मिनिमम योग्यता कौन सी है, कि उसमें क्या होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक क्या होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आइडियल सेंटेंस। आइडियल एक आदर्श वाक्य के लिए क्या होना ज़रूरी है, तो आदर्श वाक्य के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों ही होना ज़रूरी है, यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जो कि असर्टिव हो, तो वो कैसा सेंटेंस होगा, आइडियल सेंटेंस होगा। जैसे एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, एग्जाम्पल है आई एम इन द क्लास। तो इस सेंटेंस में देखें तो आई क्या है, सब्जेक्ट है, एम क्या है, वर्ब है, और इन द क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या है, एक आइडियल सेंटेंस कहलाएगा। नेक्स्ट है फ्रेज। फ्रेज समझते हैं कि फ्रेज क्या होता है, तो फ्रेज का हिंदी में अर्थ होता है वाक्यांश। वाक्यांश, जैसे हिंदी में हम वाक्यांश कहते हैं। अब समझते हैं कि वाक्यांश क्या होता है। तो देखिए वाक्यांश समझने के लिए हमें पहले क्या समझना पड़ेगा, वाक्य। और वाक्य हम समझ के आए हैं कि वाक्य क्या है, जिसमें सब्जेक्ट और क्या हो, वर्ब हो, या फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो। तो ये हमारा आइडियल सेंटेंस, और ये सेंटेंस के लिए एलिजिबिलिटी है, कितना होना ज़रूरी है। अब समझते हैं कि वाक्यांश क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। एक ग्रुप ऑफ वर्ड, वाक्यों का ऐसा समूह जो सेंस तो दे पर पूरा सेंस ना दे, पूरा कंप्लीट सेंस ना दे, वो क्या कहलाता है, फ्रेज कहलाता है। हमने अभी समझा था कि वाक्य के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ कहा गया है कि सेंस तो दे रहा है पर पूरा सेंस नहीं दे रहा, यानी कुछ कमी है। फ्रेज इज अ ग्रामेटिकल टर्म रेफरिंग टू अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट इंक्लूड अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो फ्रेज वो होता है जिसमें वर्ब और सब्जेक्ट नहीं होते हैं, तो क्या रह गया, सिर्फ क्या होता है इसमें, सिर्फ ऑब्जेक्ट होता है। तो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है इसमें, इट हैज़ नाइदर सब्जेक्ट नॉर वर्ब, ना तो इसमें सब्जेक्ट होती है और ना ही वर्ब होता है। नेक्स्ट है मोस्टली फ्रेजेस आर स्टार्टेड विद एनी प्रीपोजिशन। जो फ्रेजेस होती हैं वो उनकी स्टार्टिंग किससे होती है,
प्रीपोजिशन से होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है ऑन लैंड। तो ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है, और ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। इसमें ना तो कोई सब्जेक्ट है और ना ही वर्ब है, तो ये क्या हो जाएगा? एक फ्रेज हो जाएगा, ऑन लैंड। सेकेंड एग्जाम्पल है विद ब्लू आइज, ठीक है, ऑफ गोल्ड, इन द क्लास। तो ये सब क्या है? फ्रेज हैं। तो अब आप आसानी से समझ गए होंगे कि फ्रेज क्या होते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं क्लॉज। क्लॉज क्या होता है? तो क्लॉज को हिंदी में कहा जाता है उपवाक्य। अब देखिए, उपवाक्य को समझने के लिए भी किसकी ज़रूरत है? वाक्य की। और वाक्य हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, और वाक्य में हमने क्या पढ़ा था कि वाक्य के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, मिनिमम योग्यता क्या है। तो हमने पढ़ा था कि मिनिमम योग्यता है सब्जेक्ट होना चाहिए और वर्ब होनी चाहिए। सब्जेक्ट और वर्ब होना ज़रूरी है। अब क्लॉज समझते हैं। क्लॉज क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड इट डिपेंड्स अपॉन सेंटेंस फॉर इट्स मीनिंग। पहले हम इसे हिंदी में समझते हैं। मैंने हिंदी में आपको बताया था, इसको कहते हैं उपवाक्य, ठीक है। तो हम तुलना करते हैं वाक्य और उपवाक्य की, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की, ठीक है। तो जो वाइस प्रिंसिपल होता है वो प्रिंसिपल पर डिपेंड होता है डिसीजन के लिए। वाइस प्रिंसिपल किस पर डिपेंड होता है? प्रिंसिपल पर डिपेंड होता है। कैसे डिपेंड होता है, समझाइए ज़रा। तो मैं आपको समझाती हूँ। तो वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल पर डिपेंड होता है डिसीजन लेने के लिए। कैसे होता है, मैं समझाती हूँ आपको। तो जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल कहीं बाहर गया है, एक हफ्ते के लिए कहीं बाहर गया है, तो वो अपनी जिम्मेदारी किसको सौंप के जाएगा? वाइस प्रिंसिपल को दे के जाएगा। तो वाइस प्रिंसिपल क्या करेगा? जो प्रिंसिपल कह के जाएगा उसके अकॉर्डिंग ही तो काम करेगा वाइस प्रिंसिपल। अपनी मर्जी से तो कोई डिसीजन नहीं ले सकता। तो प्रिंसिपल के कहने पर ही तो डिसीजन ले रहा है, तो क्या हो जाएगा? इसी तरह से क्लॉज में होता है। तो मैंने आपको बताया कि वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल पर डिपेंड होता है डिसीजंस के लिए। साथ में एक और बात समझते हैं कि दोनों की योग्यता भी तो समान है। अगर योग्यता समान नहीं होती तो वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल की जगह कैसे काम करता? नहीं कर सकता था। तो दोनों की योग्यता में भी समानता है। तो हमने बताया था कि सेंटेंस की योग्यता क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। कम से कम इतनी योग्यता होनी ज़रूरी है, ठीक है। और क्लॉज में क्या होगा? तो क्लॉज में भी यही कंडीशंस होंगी। क्लॉज की भी योग्यता यही होंगी कि उसमें भी सेंटेंस होना चाहिए और वर्ब होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या दी गई है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। ये भी सेंटेंस का ही एक पार्ट है जिसमें क्या होता है? सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। मैंने आपको बताया कि सेम एलिजिबिलिटी होती है सब्जेक्ट और वर्ब, जो कि वाक्य की होती हैं। एंड इट डिपेंड्स अपॉन सेंटेंस, और डिपेंड करता है सेंटेंस पर उसके मीनिंग के लिए। पहले होगा कंजक्शन, सब्जेक्ट और वर्ब। हमने फ्रेज में पढ़ा था कि उसमें क्या होते हैं? ज़्यादातर प्रीपोजिशंस होती हैं स्टार्टिंग में, और इसमें क्या होती हैं? कंजक्शन होते हैं। तो किस तरह से होते हैं? जैसे डैट, इफ, वेदर, या WH टाइप वर्ड हो, हुज, हुम, हु, ठीक है। इस तरह के वर्ड्स हो तो वो हमारा क्लॉज कहलाएगा। ये ट्रिक है आपकी पहचानने की। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई नो डैट ही कैन नॉट डू इट, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल में आई नो दैट, तो आई नो दैट क्या हो जाएगा? दैट लगा हुआ है इसमें, तो ये क्या है? क्लॉज है, ठीक है। इफ़ यू कम आई विल टीच यू, इफ़ यू कम आई विल टीच यू, तो इसमें इफ़ यू कम क्या हो जाएगा? क्लॉज है, क्लॉज है। और आई विल टीच यू क्या है? एक सेंटेंस है, ठीक है। तो कंजक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो ये क्या हो जाएगा? एक क्लॉज हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे।